नमस्कार दोस्तों, आप सबों का स्वागत है क्लास 10th गणित। यह बिहार बोर्ड मैट्रिक फाइनल परीक्षा में भी बिल्कुल ऐसे ही ऑब्जेक्टिव आएंगे गणित में। देखिए, पहला प्रश्न है 5,15 और 20 के लोसो और मोसो का अनुपात है। यानी पूछा गया है कि लोसो और मोसो का अनुपात क्या होगा। तो देखिए, पहले हम लिखेंगे एलसीएम निकाल लेंगे और इसी के साथ निकाल लेंगे आपका मोसो भी। तो 5 है, फिर 15 है, फिर 20 है। तो इस तरह से निकालते हैं। तो हम 5 से भाग दे देते हैं। तो 5 का 5, 5 तिया 15, 5 चौके 20 हो गया। तो अब देखते हैं कि ये आगे नहीं कटने वाला है। तो एलसीएम जो होगा यहां से यहां तक पूरे गुना करेंगे तो एलसीएम हो जाएगा। तो 5 चौके 20 तिया 60 हो गया। कितना हो गया आपका? 60 हो गया एलसीएम। 60 हो गया आपका एलसीएम। अनुपात दे देते हैं। और फिर पूछा गया है कि एचसीएफ। तो एचसीएफ जो होता है सिर्फ इधर का लेना है और वह संख्या लेना है जो कि सभी संख्या कटा हुआ हो। जितना इसमें दिया गया संख्या, इस संख्या से जितना कटा हुआ वही आपका क्या होता है? एचसीएफ होता है। तो एलसीएम अनुपात एचसीएफ। एचसीएफ कितना आ गया? 5। अब इसे कटा दीजिए। तो 5 का 5 एक बार में कट जाएगा और 12 पंचे 60। तो अब आप आ गया 12 अनुपात 1। 12 अनुपात 1 कहां है? आपका ऑप्शन नंबर डी सही है। डी 12 अनुपात 1 आएगा। अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न है यदि P तथा Q दो अभाज्य संख्याएं हैं तो उनका मोसो होगा। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, 1 होता है। अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न है दो परिमेय संख्याओं के बीच अधिकतम कितनी परिमेय संख्या हो सकती है? दो परिमेय संख्याओं के बीच अधिकतम कितनी परिमेय संख्या हो सकती है? तो अनंत। ऑप्शन नंबर डी सही है, अनंत होता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है? तो परिमेय संख्या जानते हैं कि P/Q के रूप में होना चाहिए। तो ये आपका परिमेय संख्या नहीं है क्योंकि ये आपका 4 परिमेय संख्या है और यह आपका अपरिमेय संख्या है। याद रखिए, जब भी परिमेय संख्या के साथ अपरिमेय संख्या जुटे, घटे, गुना हो, भाग हो तो उसे अपरिमेय संख्या ही कर देता है। यानी कि ये अपरिमेय संख्या हो गया, ये भी आपका अपरिमेय संख्या हो गया, ये भी अपरिमेय संख्या होगा। ये आपका यहाँ ये √5 और ये √5 कट जाएगा तो आपका बचेगा सिर्फ 6, नए कुछ तो नीचे 1। तो ये आपका परिमेय संख्या है। तो ऑप्शन नंबर जो है कि डी सही है, परिमेय संख्या है। अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न है द्विघात बहुपद x² - 2 के शून्यक है। तो ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा बी बिल्कुल सही है क्योंकि देखिए x² - 2 बराबर 0। तो x² बराबर इधर आ जाएगा 2। जब इसे स्क्वायर को उस तरफ करेंगे तो ये रूट में हो जाएगा और ये एक बार प्लस में होगा और एक बार माइनस में होगा, √2। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न है एक रैखिक समीकरण का घात होता है। एक रैखिक समीकरण का घात होता है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, 1 होगा। अगला प्रश्न देखिए। n लगातार प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या है? n लगातार प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या है? तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, n × n+1/2 होता है लगातार प्राकृतिक संख्याओं का योग। अगला प्रश्न देखिए।
प्रश्न है सही विकल्प चुने। 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 टेन स्क्वायर ए। तो आप सभी जानते हैं कि इसका ये क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा और इसके अंदर आ जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए। तो 9 और इस सबको, इसका सूत्र क्या होता है 1, तो गुना 1, तो कितना आ जाएगा आपका 9 ही आएगा। तो ऑप्शन नंबर बी सही है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 9 होगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न है प्रथम 4 सम प्राकृतिक संख्याओं का माध्य होगा। प्रथम 4 सम प्राकृतिक संख्याओं का माध्य होगा। तो प्रथम 4 प्राकृतिक संख्या लेते हैं, यानी कि कुल आंकड़ों का योग बटे कुल संख्या। तो 2 होता है पहला सम संख्या, उसके बाद फिर 4 होगा, फिर उसके बाद कितना हो जाएगा 6 होगा, उसके बाद फिर कितना होगा 8 होगा। और कितना संख्या है 4 संख्या, तो नीचे 4 दे देंगे। अब इसको जोड़ दीजिए, 8 2 10, 10 6 16, 16 4 20, यानी कि 20 बटे 4, 20 बटे 4। तो इसके 4 से भाग दीजिएगा तो 5 बार में कट जाएगा, 5 बार में, तो 5 आया, 5 आ गया। ऑप्शन नंबर ए सही है, 5 होगा। 0.6 पर रेकरिंग को परिमेय संख्या के रूप में क्या होगा। तो परिमेय संख्या आप जानते हैं कि P बटे Q होता है। तो देखिए, जब किसी संख्या पर से रेकरिंग को हटाया जाता है तो क्या होता है, उतना ही नीचे 9 आता है। तो मेरे पास जो प्रश्न है, प्रश्न पे एक ही संख्या पर एक रेकरिंग है, तो यानी कि 6 पर रेकरिंग है और इस रेकरिंग को हटा देंगे तो नीचे क्या हो जाएगा 9 आ जाएगा। अब देखिए, तो इस तरह का आने के बाद हम लोग क्या कर सकते हैं, इसे कटा सकते हैं। तो 3 तिया 9 और 3 दूनी 6, तो आपका कितना आ गया 2/3। 2/3 कहाँ है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। ऐसे और ही प्रश्न है, आप आगे समझिए। देखिए, अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 0 ये 45 पर क्या रेकरिंग है, के बराबर है। तो 0.45 पर रेकरिंग के बराबर है। तो आपका ऑप्शन इधर दिया गया है। तो देखिए, इस ऑप्शन में से सही कौन सा होगा आपको बनाना है। तो देखिए, जितना संख्या पर रेकरिंग है उतना संख्या क्या करेंगे, उतना ही 9 नीचे लिखेंगे। तो कितना संख्या पे रेकरिंग है, रेकरिंग है 2 संख्या पे, तो यानी कि ऊपर में हम 45 लिख लेंगे और नीचे क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा। अब देखिए, इसे हम लोग क्या कर सकते हैं, कटा सकते हैं। तो ये कट जाएगा 9 बार में, यानी कि 9 पचे 45 और 11×99 11 बार में, यानी कि आपका आ गया 5/11। 5/11। देखिए, जितना संख्या पर रेकरिंग रहता है, 2 संख्या पर रेकरिंग है तो 2 × 9 आएगा नीचे, अगर 3 संख्या पर रेकरिंग है तो 3 9 आएगा, और जिस संख्या पर रेकरिंग नहीं है उतना 0 आएगा और वह संख्या ऊपर में टोटल में से घट जाएगा। तो हम आगे देखेंगे। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर, 5/11। तो चलते अगले प्रश्न की ओर। अब देखिए, प्रश्न आप देख रहे हैं 0.4 और 7 पे रेकरिंग है। तो यहां हम लोग क्या करेंगे, टोटल उतारेंगे। तो रेकरिंग कितना है 7 पे है, तो यानी कि 1 9 होगा और 1 क्या हो जाएगा, जिस पे नहीं है उसका 0 हो जाएगा, और जिस पे नहीं है वह क्या होगा माइनस हो जाएगा 4 इसमें। तो देखिए, इस तरह का बनाएंगे। जिस संख्या पर रेकरिंग रहेगा, ठीक है, जितना संख्या पर रेकरिंग रहेगा उतना 9 लिखेंगे, और जितना संख्या पर रेकरिंग नहीं रहेगा उतना 0 लिखेंगे, और जितना संख्या पे रेकरिंग नहीं रहेगा उसे माइनस भी टोटल संख्या में करेंगे। तो देखिए, आप देख रहे हैं कि 4 7 पे पावर यानी कि रेकरिंग था, तो रेकरिंग 7 पे था तो 1 9 लिख दिए, और 1 4 पे रेकरिंग नहीं था तो क्या कर दिए 0 लिख दिए, और उसी को फिर माइनस कर दिए टोटल संख्या में। तो 47 में 4 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा आपका 43 हो जाएगा, 7 घटेगा तो। अब देखिए, उसमें अब 90, तो ये कटेगा नहीं, तो 43/90 आपका आंसर जो हो जाएगा 43/90, ऑप्शन नंबर ए
बिल्कुल सही है। देखिए 47 है, 47 पे रेकरिंग हमको 7 पे दिया था, तो उसका जिस पे रेकरिंग है उतना 9 बैठेगा नीचे, तो 9 बैठा दिया। जिस पे रेकरिंग नहीं है उसको क्या करेंगे, 0 बैठा देंगे और घटा देंगे उसमें, तो 4 घट जाएगा। तो कितना बच जाएगा आपका इधर, यानी कि 43 बटे 90, 43 बटे 90 ऑप्शन नंबर ए था। चलते अगले प्रश्न की ओर। अब देखिए प्रश्न को अच्छे से पढ़िए और समझिए। प्रश्न करा है संख्या 0.2 पर रेकरिंग को P बटे Q के रूप में, जहां P Q पूर्णांक है, Q नॉट इक्वल 0 लिखा जा सकता है। तो देखिए बिल्कुल सोचना नहीं, जैसे अभी तक बनाए वैसे बनाएंगे। तो किस पे रेकरिंग, जैसे एक संख्या हमको दिया है, इस लिख लेते हैं एक बार इधर। 32 पे नहीं तो 2 पे रेकरिंग है, तो जितना पे रेकरिंग है उतना 9 लिखेंगे, यानी कि हम टोटल संख्या उतार लेंगे। 32 लिख लिए, और चलिए फिर से एक बार लिख लेते हैं यहाँ पे, यानी कि 0.32 पे रेकरिंग नहीं है, 2 पे रेकरिंग है, तो हम यहाँ पे टोटल संख्या लिखेंगे 3 2। रेकरिंग कितना संख्या पे है, एक संख्या पे, तो एगो 9 उतरेगा। और कितना संख्या पे रेकरिंग नहीं है, एक संख्या पे रेकरिंग नहीं है, तो एक 0 आएगा। और जिस संख्या पे रेकरिंग नहीं है वो क्या हो जाएगा, टोटल में से माइनस हो जाएगा 3 क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा उसमें से। तो अब आपका कितना आ जाएगा, ऊपर में कितना बच जाएगा 29, और नीचे कितना आ जाएगा आपका 90। 29 90 कटेगा नहीं, तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही है, 29 बटे 90। समझ गए होंगे। एक बार फिर से बता देते हैं। देखिए टोटल संख्या मेरे पास 32 था, 32 में से 2 पे रेकरिंग है, तो यानी कि एक संख्या पे रेकरिंग है, तो एगो 9 नीचे में हो गया, एक 9 नीचे में हो गया। उसके बाद एक संख्या पे नहीं है, तो एक संख्या के बदले 0 हो जाएगा, और जिस संख्या पर नहीं है उसे क्या करेंगे, यहाँ पे माइनस कर देंगे ऊपर में। तो अब हम 32 में 3 घटा, कितना बच जाएगा 29 बच जाएगा, और नीचे 90, तो 29 बटे 90 आपका ऑप्शन नंबर बी सही है। चलते अगले प्रश्न की ओर। अब देखिए इस प्रश्न में क्या करा है, निम्नलिखित में कौन सी संख्या परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। निम्नलिखित में कौन सी संख्या अपरिमेय संख्या है, तो अपरिमेय संख्या जानते हैं जो कि रूट के अंदर रह जाए उसे अपरिमेय संख्या कहेंगे, और जो रूट से बाहर हो जाएगा उसे परिमेय संख्या कहेंगे। यानी कि जैसे 1 लिखे हैं तो यह भी एक परिमेय संख्या है, क्योंकि इसके नीचे नहीं कुछ तो एक छुपा रहता है। कोई भी पूर्णांक संख्या जो है वह परिमेय संख्या होता है। तो देखिए यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, तो यहाँ देख रहे हैं कि ये रूट के अंदर जो है 36 है, 36 का बाहर हो जाएगा 6, और रूट के नीचे है इसका बाहर हो जाएगा, कितना हो जाएगा 8। तो ये मेरा परिमेय संख्या हो गया। ये मेरा बाहर नहीं कुछ आने वाला है, तो इसको अभी हटा लेते हैं। यहाँ भी देखिए -9 है ऊपर में, नीचे में भी आपका 7 आ जाएगा, ये भी बाहर आ जाएगा, ये भी बाहर आएगा, 3 बटे 9 आ जाएगा, यानी कि 3 और 81 का 9 आ जाएगा। यानी कि मेरा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, यह अपरिमेय संख्या है। √3 क्या है, अपरिमेय संख्या है, √3। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न देखिए हम सभी जानबे करते हैं कि पाई क्या होता है, एक अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ क्या दिया गया है, निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है। अब क्या परिमेय संख्या पूछा गया है, तो ये अपरिमेय संख्या है, ये भी अपरिमेय संख्या है, और यहाँ मेरा क्या जाएगा परिमेय संख्या, यानी कि 4 निकल जाएगा 16 का, और 5 25 का क्या निकल जाएगा 5, और यहाँ भी नहीं जाएगा। तो मेरा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, क्योंकि रूट कितना है 16 बटे 25 है, तो 16 का मान 4 निकल जाएगा, और 25 का मान 5 निकल जाएगा, 4 बटे 5। तो ऑप्शन नंबर सी मेरा बिल्कुल सही है, ये परिमेय संख्या है, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या क्या है, तो अपरिमेय संख्या इसमें कौन सा हो जाएगा, देखिए इसका √4 है, तो √4 का मान कितना निकल जाएगा, इसका 2 निकल जाएगा, इसका नहीं निकलेगा। और ये अपरिमेय, ये भी परिमेय संख्या है, ये आपका परिमेय संख्या हो गया, ये आपका परिमेय संख्या हो गया, ये परिमेय संख्या हो गया। √5 क्या है, अपरिमेय संख्या है। √5 क्या है, अपरिमेय संख्या, क्योंकि ये बाहर नहीं निकलेगा, ये अपरिमेय संख्या हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी सही है। और बाकी बाद इधर सभी परिमेय संख्या है, क्योंकि इसके बाहर हो जाएगा 2,
और ये तो 3 है, ये है नहीं कुछ तो इसके नीचे 1 है, और ये तो परिमेय संख्या है। ये परिमेय संख्या आप लोग सभी जानते हैं P/Q। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, मतलब √10 गुना √15 बराबर है। तो देखिए इसमें क्या करेंगे, इसे आप तोड़ दीजिए, यानी कि इसको गुना करेंगे 5 दूनी 10, ये भी हो जाएगा। अब 15 को तोड़, क्योंकि इसमें एक जैसा क्यों लिखे, दोनों रूट एक ही जैसा है, इसलिए हम लिख दिए। तो अब यहाँ पे लिखेंगे हम, क्या लिख देंगे, गुना 3 गुना 5 तो यह 15 हो जाएगा। अब देखिए इसमें 2 छुपा रहता है, तो हम 2 को क्या करेंगे, बाहर निकाल लेंगे जोड़ा लगा करके, एक ये 5 और एक ये 5, तो ये दोनों बाहर हो जाएगा, तो 5 बाहर हो गया। अब रूट अंदर क्या आ जाएगा 3, यानी कि ये 3 और 2 तो 3 दोनों 6, तो 5√6 ऑप्शन नंबर ए सही है, 5√6 हो जाएगा इसका। चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न देखिए कह रहा है सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन है। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या होता है आपका 2, ऑप्शन नंबर सी सही है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होता है, ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न देखिए। अब देखिए इस प्रश्न को पढ़े और उत्तर दीजिए। क्या है, आंकड़े 7, 0, 4, 13 का माध्य क्या होगा। तो माध्य बराबर जानते हैं आंकड़ों का कुल योग बटे आंकड़ों की कुल संख्या। तो देखिए सबको कुल योग मतलब सब संख्या को जोड़ देंगे, सभी संख्या को जोड़ देंगे, तो 13 7 कितना हो गया, 13 7 20 और 24 और 24 प्लस 0 कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा, यानी कि टोटल कुल संख्या आ गया 24। और संख्या कितना है, 1 2 3 4 संख्या है, तो जितना संख्या उससे भाग दे देंगे। माध्य बराबर होता है कुल आंकड़ों का योग बटे कुल संख्या। तो संख्या क्या है, 1 2 3 4 संख्या है, तो 4 संख्या लिख दिया और ऊपर का सभी को जोड़ दिया, 24 हो गया। तो ये कर देगा 6 चौंगे 24, यानी कि 6 बार में। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, माध्य कितना आ जाएगा इसका 6। अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न है एक सिक्के को उछालने पर जीत आने की प्रत्येकता है। तो 1/2 हो जाएगा, 1/2 होगा। अगला प्रश्न देखिए। 2 पासों के एक साथ फेंकने पर उन पर आई संख्या का योगफल कितना है, 10 होने की प्रत्येकता क्या होगा। तो 1/12 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही है। यदि किसी घनाभ की लंबाई L, यदि किसी घनाभ की लंबाई L, चौड़ाई B तथा ऊंचाई H हो तो घनाभ का आयतन है। यदि किसी घनाभ की लंबाई L, चौड़ाई B तथा ऊंचाई H हो तो घनाभ का आयतन है। ऑप्शन नंबर ए क्या दिया हुआ है, LBH, यानी लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। ऑप्शन नंबर बी √अंडर लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर। ऑप्शन सी 2 लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। ऑप्शन डी 2 ब्रैकेट लंबाई गुना चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुना ऊंचाई प्लस लंबाई गुना ऊंचाई। तो बताइए कौन सा सही होगा। तो घनाभ का आयतन होता है लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, LBH होता है घनाभ का आयतन, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न देखिए। एक शंकु की त्रिज्या तथा ऊंचाई क्रमशः R और H है तो इसका आयतन होगा, यानी एक शंकु की त्रिज्या जो है कि R है, तो त्रिज्या तथा ऊंचाई, त्रिज्या R और ऊंचाई H है तो इसका आयतन, यानी डायरेक्ट समझिए कि एक शंकु की आयतन क्या होता है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, 1/3 पाई R स्क्वायर H, 1/3 पाई R स्क्वायर H। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न है वेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है। वेलन का
वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है? ऑप्शन ए 2 पाई आर एच, ऑप्शन बी पाई आर स्क्वायर एच, ऑप्शन सी 2 पाई आर स्क्वायर, ऑप्शन डी पाई आर एच स्क्वायर। तो बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न देखिए, अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 3 पाई आर स्क्वायर, 3 पाई आर स्क्वायर, 3 पाई आर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न है शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है पाई आर एल, पाई आर एल। ऑप्शन नंबर सी सही है, पाई आर एल शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है। यह क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है बिहार बोर्ड मैट्रिक फाइनल परीक्षा में, तो याद रखिएगा शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर एल। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है गोले का वक्र, गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल होता है, गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल होता है, गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल होता है, गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर, यानी 4 पाई आर स्क्वायर। गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है गोले का आयतन है, गोले का आयतन है। तो गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यू, 4/3 पाई आर क्यू। गोले का आयतन है 4/3 पाई आर क्यू। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न देखिए, बेलन का आयतन, बेलन का आयतन होता है, बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। ऑप्शन नंबर बी सही है, बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। अगला प्रश्न देखिए, आर त्रिज्या के, आर त्रिज्या के गोले का आयतन होता है, आर त्रिज्या के गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यू, 4/3 पाई आर क्यू। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न है किसी शंकु के छिन्नक की तिर्यक ऊंचाई का सूत्र क्या है? किसी शंकु के छिन्नक की तिर्यक ऊंचाई का सूत्र क्या है जबकि त्रिज्याएं R1 और R2 है और ऊंचाई h है? तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। किसी शंकु के छिन्नक की तिर्यक ऊंचाई होता है L बराबर √h² प्लस ब्रैकेट के अंदर R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न है शंकु के छिन्नक का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? शंकु के छिन्नक का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, पाई एल ब्रैकेट के अंदर R1 प्लस R2 प्लस पाई आर स्क्वायर 1 प्लस पाई आर स्क्वायर 2। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न है शंकु के छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, शंकु के छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, पाई एल ब्रैकेट R1 प्लस R2। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न देखिए, एक लंबवृत्तीय शंकु का आयतन क्या होगा यदि उसकी ऊंचाई त्रिज्या की 3 गुनी है? यानी लंबवृत्तीय शंकु का आयतन क्या होगा यदि उसकी ऊंचाई 3 गुनी है? तो h के जगह पर 3 गुना हो जाएगा, तो 3 जो नीचे आता है वह कट जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। एक लंबवृत्तीय शंकु का आयतन क्या होगा यदि ऊंचाई उसकी त्रिज्या की 3 गुनी है?
तो पाई आर क्यू होता है, पाई आर क्यू होता है, ऑप्शन सी सही है। 2 प्लस रूट 2 है, 2 प्लस रूट 2 है, ऑप्शन ए एक परिमेय संख्या, ऑप्शन बी एक अपरिमेय संख्या, ऑप्शन सी एक पूर्णांक संख्या, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो 2 प्लस रूट 2 है एक अपरिमेय संख्या, ऑप्शन नंबर बी सही है। याद रखिए, जब किसी परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या जुटे, घटे, गुना हो, भाग हो तो वह अपरिमेय संख्या ही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से पाई क्या है? निम्नलिखित में से पाई क्या है? ऑप्शन ए अपरिमेय संख्या, ऑप्शन बी परिमेय संख्या, ऑप्शन सी परिमेय और अपरिमेय दोनों संख्याएं, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो पाई एक अपरिमेय संख्या है, पाई क्या है? अपरिमेय, ऑप्शन नंबर ए सही है। प्रश्न है रूट 2 है एक, रूट 2 है एक, ऑप्शन ए परिमेय संख्या, ऑप्शन बी अपरिमेय संख्या, ऑप्शन सी प्राकृतिक संख्या, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो रूट 2 है एक अपरिमेय संख्या, ऑप्शन नंबर बी सही है, अपरिमेय संख्या रूट 2 है। यानी रूट के अंदर जो विषम संख्या है वह अपरिमेय संख्या हो जाएगा, सम संख्या आएगा तो वह परिमेय संख्या होगा, लेकिन विषम आएगा जैसे 3 आ जाएगा, 5 आ जाएगा और 7 आ जाएगा रूट के अंदर, तो ये सभी क्या हो जाएगा, यानी विषम संख्या जो भी आएगा रूट के अंदर वह अपरिमेय संख्या हो जाएगा। और अगर रूट के अंदर 4 आ जाता है यानी सम संख्या आ जाता है, इसका 2 क्या हो जाएगा बाहर, जब 2 बाहर हो जाएगा मैं कुछ इसके नीचे 1, तो ये क्या हो जाएगा परिमेय संख्या। अगला प्रश्न देखिए, 3 माइनस रूट 3 है, 3 माइनस रूट 3 है अपरिमेय संख्या, ऑप्शन नंबर बी सही है। देखिए अभी तुरंत आपको बताए हैं, जब भी परिमेय, देखिए 3, 4 ये सभी जो सिर्फ लिखा हुआ है इसके नीचे नहीं कुछ तो एक छुपा रहता है, तो ये परिमेय संख्या है। और परिमेय संख्या के साथ जब वो परिमेय संख्या जुटे, घटे, गुना हो, भाग लगे तो वह अपरिमेय संख्या ही हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर कि 3 एक परिमेय संख्या है, लेकिन इसमें माइनस रूट 3 हो रहा है जो कि ये अपरिमेय संख्या है, इसके साथ क्या हो रहा है, वह घट रहा है, यानी क्या हो जाएगा, तब ये अपरिमेय संख्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न देखिए सेम बिल्कुल वही है, 7 रूट 5 है, यानी कि 7 तो परिमेय संख्या है, लेकिन इसके साथ गुना हो रहा है रूट 5 यानी अपरिमेय संख्या, तो ये क्या हो जाएगा 7 रूट 5, तो ये भी क्या हो जाएगा आपका अपरिमेय संख्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा अपरिमेय संख्या, ऑप्शन नंबर सी सही है, एक अपरिमेय संख्या है। प्रश्न है, यदि रैखिक समीकरण 3x प्लस 2y बराबर 4 में y बराबर -1 हो तो x का मान होगा। तो आपको जो है कि y बराबर दे दिया है -1, तो समीकरण क्या है आपका 3x प्लस 2y, y के जगह पर -1 हम बैठा सकते हैं, -1 बराबर 4, तो 3x प्लस, देखिए इसको अगर हम गुना करेंगे तो 2 1 2 और ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, यानी 2 ही हो जाएगा, बराबर इधर कितना है 4। तो अब क्या करेंगे 3x बराबर 4 और इस 2 माइनस को यानी 2 को इधर भेजेंगे माइनस में तो प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा, यानी कि अब आपका आ गया इधर देखिए x बराबर आ गया आपका कितना हो जाएगा 3x बराबर हो जाएगा 4 2 6, 4 2 6 हो जाएगा, तो फिर x बराबर हो जाएगा आपका 6/3, तो 3 से भाग दीजिएगा 3 दूना 6 यानी कि 2 आ जाएगा 2, तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी 2 सही है, ऑप्शन नंबर बी सही है 2 होगा, क्योंकि y का मान के जगह पे जो संख्या दिया है उसको हम बैठा दिए। तो आप देख लिए कि किस तरह समीकरण को हल किया जाएगा, बहुत ही आसान प्रश्न था, तो ऑप्शन नंबर बी सही है 2 आ जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, सेम प्रश्न उसी तरह से है, यदि रैखिक समीकरण x प्लस 2y बराबर 10 में x का मान -2 हो तो y का मान क्या होगा। तो देखिए समीकरण आपका दिया गया है x प्लस 2y बराबर 10, तो
x का मान -2 है तो यहाँ पे -2 हो जाएगा, प्लस 2y बराबर हो जाएगा इधर कितना 10। तो यहाँ पे तो कुछ नहीं कर सकते हैं क्योंकि दोनों जात है, तो इसको इधर भेज देंगे, किसको -2 को बराबर का उस तरफ भेजेंगे तो प्लस में हो जाएगा। जब प्लस में हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 2y बराबर, इसको इधर भेजेंगे तो क्या आ जाएगा प्लस में, यानी कि 10 2 12, यहाँ पे 12 हो जाएगा। अब आप यहाँ भी कटा सकते हैं 6 2 12, यानी y बराबर हो जाएगा आपका 6, y बराबर 6 जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर सी 6 हो जाएगा। बस जो मान दिया है उसको वहां पे बैठा दीजिए, ऑप्शन नंबर सी सही है, 6 आ जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न है एक रैखिक समीकरण का घात होगा, एक रैखिक समीकरण का घात होगा। तो एक रैखिक समीकरण का घात होता है हमेशा एक रैखिक समीकरण का घात होता है एक, द्विघात समीकरण होगा तो उसका घात होगा 2, त्रिघात समीकरण होगा तो उसका घात होगा 3। याद रखिएगा, एक रैखिक समीकरण में घात होता है एक, द्विघात समीकरण में 2, त्रिघात समीकरण में 3 घात होगा। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किस परिमेय संख्या का दशमलव निरूपण अशांत होगा? अशांत पूछा गया है, यानी कि हर से भाग अंश में लगते जाएगा, शांत वह नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा आपका, ये अशांत है, बाकी इससे जो इसमें भाग दीजिएगा तो लग जाएगा और शांत हो जाएगा दशमलव में। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में कौन अलग है? निम्न में कौन अलग है? अलग पूछा है तो हम देख रहे हैं कि ये परिमेय संख्या है 3/5 और ये तो अपरिमेय संख्या है, ये भी परिमेय संख्या है, तो ये दोनों एक जैसा है। लेकिन ये भी आपका 16 है, तो 16 रूट से निकलेगा तो कितना हो जाएगा 4 और ये 2 हो जाएगा, तो ये भी अलग है, ये तीनों समान है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, ये अलग है क्योंकि ये अपरिमेय संख्या है और ये सभी तीनों क्या है परिमेय संख्या है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में कौन सा परिमेय है? निम्न में कौन सा परिमेय है? तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपका अपरिमेय है, ये भी अपरिमेय है और ये भी अपरिमेय है, ऑप्शन नंबर सी सही है। ये आपका परिमेय है, पूछा है परिमेय, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा क्योंकि इसका 4 हो जाएगा और इसका 5 हो जाएगा, यानी कि 4/5, ऑप्शन नंबर सी सही है। √5 एक संख्या है, √5 एक संख्या है, अपरिमेय, ऑप्शन नंबर बी सही है, अपरिमेय हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या है? निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या है? अभाज्य संख्या वह होता है जो एक से भाग लगे और अपने आप से भाग लगे, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। तो 11 हो जाएगा, इसमें एक से भाग लगेगा और स्वयं अपने आप से लगेगा 11 से ही और एक से ही भाग लगेगा, तो ऑप्शन नंबर सी सही है। बाकी इसमें देखिए 4 से भी भाग लगेगा और 2 से भी भाग लगेगा, इसमें देखिए 3 से भाग लगेगा, 9 से भी भाग लगेगा, और इसमें देखिए 5 से भाग लगेगा, 3 से भी भाग लगेगा, इसमें 9 से भाग लगेगा, 3 से भाग लगेगा। अगला प्रश्न देखिए, तो ऑप्शन नंबर सी सही था, इसका 11 हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से √2 किसके बराबर है? निम्नलिखित में से √2 किसके बराबर है? तो √2 है ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, 1/45 डिग्री के बराबर। निम्न में किसका मान 0 के बराबर है? निम्न में किसका मान 0 के बराबर है? तो कोस 90 डिग्री का मान 0 के बराबर होता है, ऑप्शन नंबर बी सही है। प्रश्न है, 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 टेन स्क्वायर ए बराबर है। तो यह प्रश्न आप सभी बहुत अच्छे से बनाए होंगे। जब देख रहे हैं इस तरह का प्रश्न है तो इसमें 9 और 9 क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा, 9 और 9 कॉमन आ जाएगा, तो यहां बचेगा आपका सेक स्क्वायर ए माइनस 9 तो बाहर आ गया, 10 स्क्वायर ए, तो 9 और ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा, इसका मान होता है 1 हो जाएगा, तो ये 9 गुना 1 होगा तो 9 ही होगा, ऑप्शन नंबर बी सही है, 9 हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यदि √3 कोसेक थीटा बराबर 2 हो तो थीटा का मान होगा। देखिए जब इस √3 को इधर भेजेंगे तो क्या आ जाएगा भागाओं में, तो ये हो जाएगा आपका
कौशेक थीटा बराबर 2/√3, 2/√3। तो थीटा के जगह पे क्या आ जाएगा 30 डिग्री, 30 कौशेक 30 डिग्री का मान होता है 2/√3। तो ऑप्शन नंबर सी सही है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न है निम्न में से कौन वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र है? निम्नलिखित में से कौन वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र है? तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर होता है। तो ऑप्शन नंबर सी सही है, सी हो जाएगा। वृत्त का क्षेत्रफल है पाई आर स्क्वायर। दो वृत्तों के क्षेत्रफल का अनुपात 4:1 है, तो उसकी त्रिज्या का अनुपात क्या होगा? देखिए, जब भी दो वृत्त रहे और उसका क्षेत्रफल का अनुपात दिया रहे तो उनकी त्रिज्या का अनुपात होगा, दोनों पर रूट चढ़ा दीजिए। जब दोनों पर रूट चढ़ा देंगे क्या हो जाएगा, 2:1 का 1 हो जाएगा। तो 2:1, 2:1, 2:1 ऑप्शन नंबर बी सही है। 2:1 ऑप्शन नंबर बी सही है। जब भी इस तरह का प्रश्न आए तो इसको रूट चढ़ा दीजिए और इसका रूट जब निकालिएगा तो 2 हो जाएगा और 1 का रूट से 1 ही होगा। तो 2:1 ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, दो वृत्तों के क्षेत्रफल 4:9 के अनुपात में है, तो इसकी त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा? सेम प्रश्न है, तो इस पे रूट चढ़ा देते हैं, अनुपात इस पे भी रूट चढ़ा देते हैं। तो ये हो जाएगा आपका 2 और ये हो जाएगा 3। तो 2:3, 2:3 कहाँ है? ऑप्शन नंबर बी सही है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 2:3। अगला प्रश्न देखिए, यदि किसी वृत्त की परिधि और क्षेत्रफल समान हो तो वृत्त की त्रिज्या होगी। यदि किसी वृत्त की परिधि और क्षेत्रफल समान हो तो वृत्त की त्रिज्या होगी 2 इकाई। ऑप्शन नंबर ए सही है, 2 इकाई होगा। किसी बिंदु की y अक्ष से दूरी उस बिंदु का कहलाता है। किसी बिंदु की y अक्ष से दूरी उस बिंदु का कहलाता है। ऑप्शन ए y निर्देशांक, ऑप्शन बी x निर्देशांक, ऑप्शन सी कोटि, ऑप्शन डी y अक्ष। तो जब भी आपको y अक्ष से दूरी पूछे तो x निर्देशांक होगा, ऑप्शन नंबर बी सही है। अगर आपको x अक्ष से दूरी पूछे तो y निर्देशांक होगा, जस्ट उल्टा। तो दोस्तों आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे कि जब भी y अक्ष से दूरी पूछे तो x निर्देशांक होगा, ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न है बिंदु -8,6 किसी चतुर्थांश में स्थित है। तो आप सभी जानते हैं कि इस तरह से ग्राफ में पहले जो आता है प्लस प्लस, दूसरा आता है माइनस प्लस, तीसरा आता है माइनस माइनस और चौथा आता है प्लस माइनस। तो यहाँ पर क्या है माइनस प्लस यानी -8,6, इसके साथ छुपा हुआ प्लस है तो आ जाएगा द्वितीय। ऑप्शन नंबर बी सही है, द्वितीय में आएगा, द्वितीय चतुर्थांश होगा। अगला प्रश्न देखिए, सेम वही प्रश्न है, यह भी बिंदु -4,3 की स्थिति किस पाद में है? तो ये भी हो जाएगा आपका द्वितीय, ऑप्शन नंबर बी सही है, द्वितीय। अगला प्रश्न देखिए, किसी बिंदु की x अक्ष से दूरी उस बिंदु का कहलाती है। तो x अक्ष से दूरी उस बिंदु का कहलाती है। जैसे कि मान लिया जाए इस तरह से, तो पहला जो है x, दूसरा y होता है, x और y होता है, तो इसको कहा जाता है भुज और इसको कहा जाता है कोटि। और अगर पूछ दिया जाए x से दूरी तो y निर्देशांक, इसको y निर्देशांक कहते हैं, इसको x निर्देशांक कहते हैं। तो प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही है। तो बी हो जाएगा कोटि, कोटि कहलाएगा क्योंकि ये भुज कहलाता है पहला वाला, दूसरा क्या कहलाता है कोटि। तो ऑप्शन नंबर बी सही है, कोटि हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न है यदि tan थीटा बराबर √3 हो तो डिग्री थीटा का मान क्या होगा? यानी पूछ रहा है प्रश्न में कि tan थीटा के जगह पर क्या आएगा जो कि √3 होगा। तो हम सभी सूत्र याद किए हुए हैं कि 60 डिग्री, tan 60 डिग्री का मान होता है √3। तो tan 60 डिग्री कहाँ 60 हो जाएगा, 60 डिग्री यहाँ है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, यही प्रश्न बहुत ही आसान है, बिंदु -3, -5 किस चतुर्थांश में स्थित है? तो माइनस माइनस किस में आता है? तीसरा में, ऑप्शन नंबर सी सही है, तीसरा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए,
किसी बिंदु की एक्स अक्ष से दूरी उस बिंदु का कहा जाता है? तो भुज, ऑप्शन नंबर ए सही है, भुज। अगला प्रश्न देखिए, दो अक्षों के प्रतिच्छेदी बिंदु को कहते हैं? दो अक्षों के प्रतिच्छेदी बिंदु को कहते हैं? तो मूल बिंदु कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी सही है, मूल बिंदु। प्रश्न है 9 sec स्क्वायर थीटा माइनस 9 tan स्क्वायर थीटा बराबर है? 9 sec स्क्वायर थीटा माइनस 9 tan स्क्वायर थीटा बराबर है। तो आप सभी इस प्रश्न को अच्छे से बनाए होंगे, क्योंकि 9 माइनस आ जाएगा और इधर इसका मान होता है 1, तो 9 गुना 1 बराबर हो जाएगा आपका 9। तो ऑप्शन नंबर बी सही है, ऑप्शन नंबर बी सही है, 9 ही होगा। अगला प्रश्न देखिए, 3, 5, 2, 5, 7, 5, 8, 5 का बहुलक है। तो बहुलक यानी कि जो बहुत बार आए वही आंसर हो जाएगा। तो देख रहे हैं कि 5 सबसे ज्यादा है, 1, 2, 3, 4 बार 5 है, तो ऑप्शन नंबर सी सही है, 5 हो जाएगा बहुलक। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न है 3, 4, 7, 2, 7, 6, 7, 9 का बहुलक होगा। तो इसमें भी सबसे ज्यादा क्या है 7, तो ऑप्शन नंबर सी सही है, 7 बहुलक हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, 2, 5, 7, 3, 3, 6 का बहुलक होगा। तो इसमें ज्यादा क्या दिखाई दे रहा है आपको? 6 एक बार है, 3 2 बार है, 7 एक बार है, 5 एक बार है, 2 एक बार। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 3, ऑप्शन नंबर बी सही है, 3 हो जाएगा, क्योंकि 3 2 बार है और बाकी सब एक एक बार है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न है 1/√2 1, 1/√2 1 क्या है? तो अपरिमेय संख्या है, ऑप्शन नंबर बी सही है, अपरिमेय संख्या हो जाएगा। याद रखिएगा, जब भी अपरिमेय संख्या के साथ कोई परिमेय संख्या जुटे, घटे, गुना हो, भाग हो, तो वह अपरिमेय संख्या ही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में कौन अपरिमेय संख्या नहीं है? निम्न में कौन अपरिमेय संख्या नहीं है? तो ऑप्शन ए ये तो परिमेय संख्या है, ऑप्शन बी ये भी अपरिमेय संख्या, यानी कि ये भी अपरिमेय संख्या, ये भी अपरिमेय संख्या और ये भी अपरिमेय संख्या, ये परिमेय संख्या हो जाएगा, क्योंकि इसका 3 बार हो जाएगा और इसका 4 बार हो जाएगा, तो 4 3 12 हो जाएगा और नीचे एक तो छुपा ही रहता है। तो ऑप्शन नंबर सी सही है, ऑप्शन नंबर सी सही है, अपरिमेय संख्या नहीं है। 12,3, 5, 7 1 है, तो यह हो जाएगा आपका एक परिमेय संख्या, ऑप्शन नंबर सी सही है, एक परिमेय संख्या हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में कौन अलग है? निम्न में कौन अलग है? तो अलग है, देख रहे हैं ये परिमेय संख्या है, ये भी परिमेय संख्या हो जाएगा, क्योंकि इसका 4 बार हो जाएगा और इसका 2 बार हो जाएगा, और ये भी परिमेय संख्या हो जाएगा, क्योंकि इसका 5 बार हो जाएगा, नीचे 9 ये है, तो ऑप्शन नंबर सी सही है, ये अलग है, ऑप्शन नंबर सी सही है, अलग है, क्योंकि ये क्या है अपरिमेय संख्या, ऑप्शन नंबर सी सही है। प्रश्न है 3/2 पे पावर 7 गुना 5 पे पावर 4 का दशमलव प्रसार है। तो ये जो हो जाएगा आपका शांत हो जाएगा, क्या हो जाएगा? शांत, ऑप्शन नंबर ए सही है, शांत, क्योंकि कोई भी संख्या ऊपर में रहे और नीचे 2 पे पावर कुछ भी रहे और 5 पे पावर कुछ भी रहे तो वह शांत होता है, और एक्स्ट्रा अगर कुछ आ जाए तो वो शांत आवर्त हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए सही है, यह शांत दशमलव प्रसार होगा। निम्न में कौन अपरिमेय नहीं है? निम्न में कौन अपरिमेय नहीं है? तो अपरिमेय कौन नहीं है भाई? √7 तो अपरिमेय है, और ये भी आपका अपरिमेय है, ये भी आपका अपरिमेय है, लेकिन ये ऑप्शन नंबर डी जो है कि अपरिमेय नहीं है, ऑप्शन नंबर डी सही है, अपरिमेय नहीं है, यह कट जाएगा। प्रश्न है निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है? निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है? ऑप्शन ए √3 अपरिमेय हो जाएगा, ऑप्शन बी √5/5 ये भी अपरिमेय हो जाएगा, और ऑप्शन कहां है भाई? हाँ, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ये परिमेय संख्या है,
क्योंकि ये √2 कर जाएगा तो सिर्फ बचेगा आपका 2। तो 2 क्या है, परिमेय संख्या है, और बाकी ये तीनों अपरिमेय संख्या है। ऑप्शन नंबर सी सही है। यहाँ पे आपका √2 और √2 कर जाएगा, सिर्फ बचेगा 2, तो इसीलिए परिमेय संख्या है और बाकी सब अपरिमेय संख्या है। निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है? निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है, फिर पूछा गया है। तो ये भी सेम सवाल है, ये भी कर जाएगा, ये भी कर जाएगा, यानी कि बचेगा आपका सिर्फ 2, यानी कि √2 कर जाएगा, ऊपर नीचे भाग में है, तो आपका बचेगा 2। तो ऑप्शन नंबर बी सही है, परिमेय संख्या है, ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न देखिए, दो क्रमिक सम संख्याओं का HCF क्या होगा? दो क्रमिक सम संख्याओं का HCF क्या होगा? ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 5। दो क्रमिक सम संख्याओं का HCF हमेशा होता है 2। ऑप्शन नंबर बी सही है, 2 होता है। याद रखिएगा, दो क्रमिक सम संख्याओं का HCF हमेशा 2 होता है। ऑप्शन नंबर बी सही है, 2। अगला प्रश्न है 17/2 पे पावर 2 गुना 2 3 पे पावर 3 गुना, तो देखिए इसमें एक्स्ट्रा ये आ गया है, अभी तक बताएं, नीचे सिर्फ हर में होना चाहिए 2 पे पावर कुछ भी होना चाहिए और 5 पे पावर कुछ भी होना चाहिए, तो इतना ये दोनों नीचे हर में रहेगा तो वह शांत होगा, और अगर एक्स्ट्रा कुछ आ जाता है तो वह अशांत दशमलव प्रसार होगा। ऑप्शन नंबर बी सही है, ये अशांत हो जाएगा। निम्न में से कौन कोट थीटा के बराबर है? निम्न में से कौन कोट थीटा के बराबर है? ऑप्शन ए साइन थीटा बटे कोस थीटा, ऑप्शन बी कोस थीटा बटे साइन थीटा, ऑप्शन सी 1 सेक थीटा, ऑप्शन डी 1 साइन थीटा। तो इस प्रश्न का उत्तर आप सभी भी जानते होंगे कि कोट थीटा बराबर होता है कोस थीटा बटे साइन थीटा। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगर यहाँ पर साइन रहता, अगर यहाँ पर टेन रहता तब होता आपका साइन थीटा बटे कोस थीटा, लेकिन यहाँ पर क्या आपका पूछा गया है, कोट थीटा के बराबर, तो कोट थीटा के बराबर होता है कोस थीटा बटे साइन थीटा। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न है 8 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 8 टेन स्क्वायर थीटा बराबर है 8 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 8 टेन स्क्वायर थीटा बराबर है। तो देखिए इस प्रश्न को आप सभी बनाए होंगे, 8 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, तो दोनों में से कॉमन 8 आ जाएगा तो कॉमन ले लेंगे, और अंदर यानी ब्रैकेट के अंदर बच जाएगा आपका सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बच जाएगा। तो 8 और ब्रैकेट उठेगा तो गुना, और इसका मान होता है कितना 1, तो 8 गुना 1 बराबर 8। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी 8 होगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा का मान है। तो आप सभी जानते हैं कि इसका क्या होता है, यह सूत्र है, यानी इसके बराबर 1 होता है, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, 1 होगा। अगला प्रश्न देखिए, 4 सेक स्क्वायर ए माइनस 4 टेन स्क्वायर ए, तो ये भी प्रश्न बिल्कुल सेम वैसा ही है जो अभी तक बनाए हैं, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 4 होगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न है निम्न में से कौन सेक ए के बराबर है? निम्न में से कौन सेक ए के बराबर है? तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, 1 cos ए होगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा का मान होगा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा का मान होगा, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, कोसेक स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर होता है कोसेक स्क्वायर थीटा। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न है सेक 45 डिग्री का मान है, सेक 45 डिग्री का मान है √2। ऑप्शन नंबर बी सही है, √2। सेक 0 डिग्री का मान है, सेक 0 डिग्री का मान है 1। ऑप्शन नंबर सी सही है, 1। प्रश्न है इनमें से किसका मान cos 45 डिग्री के बराबर है? इनमें से किसका मान cos 45 डिग्री के बराबर है? तो sin 45 डिग्री, sin 45 डिग्री का मान बराबर होगा। ऑप्शन नंबर बी सही है। इनमें से किसका मान
√2 के बराबर है। इनमें से किसका मान √2 के बराबर है? तो कोसेक 45 डिग्री, ऑप्शन नंबर ए सही है। कोसेक 45 डिग्री का मान √2 होता है। थीटा बराबर 30 डिग्री तो सेक थीटा का मान होगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, क्योंकि थीटा के जगह कितना हो जाएगा? सेक 30 डिग्री, सेक 30 डिग्री हो जाएगा, तो सेक 30 डिग्री का मान होता है 2/√3, ऑप्शन नंबर सी सही है। 2/√3 होता है, ऑप्शन नंबर सी सही है। प्रश्न है कोट 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर है, तो यह सूत्र ही है आपका, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। जस्ट उल्टा हो जाएगा, टेन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला फिर है कॉस है, इसका उल्टा क्या हो जाएगा? साइन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही है। कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा या ए, थीटा की जगह पे कुछ भी रह सकता है, जो रहेगा इसके साथ भी रहेगा, तो कॉस का उल्टा हो जाता है इधर आकर के, क्या जाएगा? साइन ए। प्रश्न है कोट 46 डिग्री इंटू कोट 27 डिग्री इंटू कोट 44 डिग्री इंटू कोट 63 डिग्री का मान है, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 1, ऑप्शन नंबर बी सही है, 1 होगा। साइन 63 डिग्री बटे कोस 27 डिग्री का मान क्या होगा? तो देखिए इन दोनों को डिग्री को आपस में जोड़ने के बाद अगर 90 डिग्री पूर रहा है तो समझिए उसका मान क्या होगा? 1 ही होगा, ऑप्शन नंबर बी सही है, 1 ही होगा। अगला प्रश्न देखिए, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, ये माइनस में ही आएगा, साइन थीटा हो जाएगा। प्रश्न है सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर प्रश्न है सेक स्क्वायर 7 डिग्री माइनस 1 का मान है, सेक स्क्वायर 7 डिग्री माइनस 1 का मान है, तो 4 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न देखिए, टेन स्क्वायर 45 डिग्री माइनस 1, टेन स्क्वायर 45 डिग्री माइनस 1 का मान क्या हो जाएगा? -1 होगा, ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न देखिए,